जय हिंद। आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, बीएड और डीएड में इंटर्नशिप के दौरान जो पाठ्य सूचना तैयार किए जाते हैं, उस पाठ्य सूचना के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया पाठ्य सूचना क्या है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे होम साइंस यानी गृह विज्ञान विषय के रूप में जो विद्यार्थी इसका चयन करते हैं, या ऑनर्स पेपर होम साइंस या गृह विज्ञान के रूप में जिस विद्यार्थी का विषय होता है, उसके लेसन प्लान की आज बात करेंगे। तो आइए जानते हैं गृह विज्ञान में लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें हम जानेंगे टॉपिक वाइज, एक एक टॉपिक का अलग अलग वीडियो के माध्यम से, प्रत्येक टॉपिक का एक एक लेसन प्लान वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप टॉपिक देख सकते हैं, पोषक तत्व और पोषण, प्रदूषण, स्वच्छता, जल स्रोत उपयोग, जल जनित रोग, प्राथमिक उपचार, पाक कला, विटामिन, प्रोटीन्स, धुलाई कला, रोग और उनसे बचाव, प्रबंधन, मृदा प्रदूषण, संतुलित आहार, कढ़ाई कला, सिलाई कला, कुपोषण, संक्रामक रोग एवं बचाव, का महत्व, की सफाई, जल, टाइफाइड, स्वास्थ्य, हमारा शरीर और उसके अंग, खाद्य पदार्थ का संरक्षण। विभिन्न टॉपिक पे आपको वीडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से आपको एक टॉपिक पर आपको पाठ्य योजना मिल जाएगी। तो आज जो पाठ्य योजना के बारे में जानेंगे वो है, टॉपिक है पोषक तत्व और पोषण। अगर जिस विद्यार्थी को यह पाठ्य योजना तैयार करने हैं पोषक तत्व और पोषण, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ्य योजना तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं। जिस विद्यालय के लिए आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं, यहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। छात्र अध्यापक या अध्यापिका, अगर आप अध्यापक है तो अध्यापक लिखेंगे, अध्यापिका है तो अध्यापिका अपना नाम लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे, जिस दिनांक के लिए बनाना है विषय, विषय के अंतर्गत ये गृह विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए विज्ञान। कालांश में कौन से घंटे में पढ़ाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। क्लास के लिए बनाना है कौन सी क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। और उप विषय यानी साइंस के अंतर्गत ये आता है होम साइंस, तो उप विषय इसका गृह विज्ञान। अवधि में आप लिख सकते हैं 35 से 45 मिनट तक की। तो स्कूलों में ज़्यादातर 40 मिनट की घंटी होती है। और यहाँ पे प्रकरण यानी टॉपिक पोषक तत्व और पोषण। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिख देंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी छात्रों में जो गृह विज्ञान विषय है उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में जो उसका महत्व है उसको बताना। छात्रों की बौद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास करना। छात्रों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक योग्यता का विकास करना। छात्रों की अध्ययन मतलब गृह अध्ययन ढंग का प्रयोग की योग्यता का विकास करना। अभी आप और भी लिख सकते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक क्षमता का विकास करना, तार्किक क्षमता का विकास करना इत्यादि, ये सामान्य उद्देश्य आप लिख सकते हैं। विशेष उद्देश्य के अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक या क्रियात्मक किए जाते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो टॉपिक है उन टॉपिक के संबंधित क्या क्या ज्ञान करा सकते हैं बच्चों को। अगर ये टॉपिक पढ़ते हैं तो किन किन बिंदु के बारे में वो जान सकेंगे। छात्र छात्राएं पोषक तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, उसको परिभाषित कर सकेंगे, उसको ऊपर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, उसका अभिज्ञान कर सकेंगे, ये आप लिख सकते हैं। जो पोषक तत्व है उसके बारे में क्या कर सकेंगे, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ये ज्ञानात्मक के अंतर्गत। बोधात्मक के अंतर्गत क्या क्या बोध कर सकेंगे, जैसे छात्र छात्राएं पोषक तत्व की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र छात्राएं पोषक तत्व से संबंधित जो तत्व हैं उसमें अंतर कर सकेंगे,
उसमें तुलना कर सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे, उसकी समझ सकेंगे और उसकी समानता देख सकेंगे। ये सब आप लिख सकते हैं बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। प्रयोगात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्र छात्राएं जो पोषक तत्व हैं उसके बारे में कोई निर्णय ले सकेंगे, अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे और उसकी परिकल्पना को सिद्ध कर सकेंगे, उसका मूल्यांकन कर सकेंगे। ये आप क्रियात्मक उद्देश्य में लिख सकते हैं। उसके बाद एक शिक्षण विधियां। अब इस पाठ्य योजना में योजना तैयार करता है तो उसमें किन किन विधियों का उपयोग करेगा वो इसमें लिखा जाता है। जैसे प्रश्नोत्तरी विधि, उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि या आगमन निगमन विधि इत्यादि विधियों का सहारा ले सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि अपने शिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चौक, डस्टर, कोई मानचित्र हो गया, रैपिड सैंपल हो गया, संकेतक हो गया या रियल वास्तविक मॉडल हो गया इत्यादि, ये सारी चीजें लिखा जाता है। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान के अंतर्गत अब इसमें हम पहले से ये बना लेते हैं कि जो छात्र छात्राएं हैं वो पोषक तत्व के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी उसका प्रीवियस नॉलेज उस पाठ के प्रति है, कुछ ना कुछ तो नॉलेज रखता है। ये हम एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। उसके बाद यहाँ शुरू करते हैं प्रस्तावना प्रश्न। अब प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार से बनाते हैं जैसे पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? उत्तर में आता मनुष्य है। मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए? स्वच्छ एवं शुद्ध भोजन करना चाहिए। दूसरा उत्तर आता है स्वच्छ भोजन नहीं करने पर व्यक्ति कैसा हो जाता है, यानी स्वच्छ एवं शुद्ध भोजन व्यक्ति नहीं करेगा तो कैसा हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा। उत्तर इसका आया बीमार पड़ जाएगा। बीमार व्यक्ति को कैसे भोजन देना चाहिए, यानी जो बीमार हो जाता है व्यक्ति तो उसको किस तरह के भोजन देना चाहिए? पोषक तत्वों वाले भोजन देना चाहिए। तो पोषक तत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? विद्यार्थी यहाँ पे उत्तर हो जाता है, यानी वो कुछ देता है स्पष्ट नहीं कर पाता है तो उसके लिए समस्यात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे समस्यात्मक। तो उद्देश्य कथन में लिखते हैं बच्चों आज हम सभी पोषक तत्वों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बच्चों पोषक तत्वों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों आज हम सभी पोषक तत्व के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आता है अब यहाँ से जो कॉलम है उस कॉलम को अलग अलग 4 कॉलम में विभक्त कर लेते हैं। शिक्षण बिंदु के लिए छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, समप्रकार, इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 कॉलम बना लेते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और समप्रकार। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जब हमने कहा पोषक तत्व के बारे में आज विस्तृत अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे पोषक तत्व के बारे में जब बच्चों से पूछा गया, बच्चे उत्तर नहीं दिया कि पोषक तत्व क्या है, तो अब शिक्षक क्या करेगा? इसकी स्पष्टीकरण कर देगा। छात्र कॉलम में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अब जब शिक्षक स्पष्टीकरण करता है तो यहाँ पे संप्रकार पे वो कुछ लिखकर बताता है, समझाता है विद्यार्थी को। फिर स्पष्टीकरण करने के बाद फिर क्या होता है? बोधात्मक प्रश्न। पढ़ाने के बाद उसमें बोधात्मक प्रश्न किया जाता है, उसको चेक करने के लिए विद्यार्थी को कितना समझ में आया उसकी जांच करने के लिए। तो शिक्षक प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उसका उत्तर देता है। फिर अगले शिक्षण बिंदु पे आने के लिए विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेते हैं। जैसे प्रोटीन से हमें क्या चीजें मिलती प्राप्त होता है, तो ये प्रोटीन किन किन चीजों से प्राप्त होता है, तो ये मांस, मछली, दाल इत्यादि। कुछ अन्य पोषक तत्वों के नाम बताइए, तो यहाँ पे समस्यात्मक हो गया। तो अगले बिंदु पे आएगी पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो अब यहाँ पे पोषक तत्वों के वर्गीकरण, यहाँ पे कॉलम वही शिक्षण बिंदु, छात्र क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, सब प्रकार। इसी प्रकार फिर से स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण के बाद फिर से बोधात्मक प्रश्न करेंगे, बोधात्मक प्रश्न करेंगे फिर से। तो जब शिक्षक प्रश्न करता है चेक करने के लिए कि जो उसने जो पढ़ाया समझाया वो उसे कितना समझ में आया, तो यहाँ पे फिर उसके बाद शिक्षक प्रश्न पूछा, विद्यार्थी उत्तर दिया। फिर अगली प्रश्न पूछा, हरे पत्तीदार सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है, तो यानी तो विटामिन ए प्राप्त होता है। फिर अगले शिक्षण बिंदु पे जाने के लिए फिर से विकासात्मक प्रश्नों का सहारा लेंगे। पोषक तत्व का जीवन सेवन नहीं करने से व्यक्ति कैसा हो जाता है, यानी पोषक तत्व वाले भोजन व्यक्ति नहीं करेगा तो कैसा हो जाएगा? बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। फिर पोषक तत्व की कमी से कौन कौन से रोग होता है, तो यहाँ पे क्योंकि शिक्षक ने नहीं बताया इसलिए विद्यार्थी को नहीं पता है, तो वहाँ पे वो समस्यात्मक उसके लिए हो गया। फिर अगले बिंदु को बढ़ाने के लिए
फिर उसको स्पष्टीकरण देंगे, फिर ये पॉइंट वही रहेगा, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं और सम प्रकार, फिर इसको पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, यहाँ पे टीचिंग पॉइंट 3rd नंबर की। फिर उसका स्पष्टीकरण देंगे क्या क्या रोग हो सकते हैं, फिर छात्र वाले कॉलम में लिख देंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। सैंपल का तो आप स्पष्टीकरण देते हैं, फिर वही आवश्यकता पड़ने अनुसार आप सैंपल पे वर्क करते हैं। जब स्पष्टीकरण दे दिए फिर क्या करते हैं, बोधात्मक प्रश्न करते हैं। बोधात्मक प्रश्न यानी उसको चेक करने के लिए आपने जितना समझाया उसको इस तरह से कर सकते हैं, वो कितना समझ सका आपको पता चल जाता है। फिर यदि आप क्लास वर्क देना चाहेंगे तो यहाँ कक्षा कार्य लिख सकते हैं, कार्य क्लास वर्क देना चाहते हैं क्लास में तो क्लास वर्क भी लिख सकते हैं कोई प्रश्न देकर। फिर उसके लिए निरीक्षण कार्य क्या होता है कि जैसे आपने क्लास वर्क दिया तो शिक्षक का काम हो जाएगा कि क्लास में यानी घूम घूम कर उसको करना बच्चे कर, उसके बाद आप कह सकते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न भी। ओवरऑल आपने शिक्षण बिंदु पढ़ाए, तीनों शिक्षण बिंदु को बताए, क्योंकि अगर बच्चा आपका उसको उत्तर ओवरऑल चैप्टर का मूल्यांकन होता है। तो दिया आपके वो आपने पढ़ा होता है और वो ऑब्जर्व करेगा, सुझाव देते 1 by 1 करके मैं विज्ञान के सभी को प्रोवाइड करा